नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अगस्त 2019 से शुरू हुई प्रत्येक दिन होने वाली सुनवाई 40 दिनों की मैराथन के बाद 16 अगस्त 2019 में खत्म हुई। यह मामला न्यायिक इतिहास में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला दूसरा ऐतिहासिक मामला था। पहला मामला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का था तथा दूसरा मामला आधार मामला था। केशवानंद भारती के मामले में लगातार 68 दिनों की सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया गया था। वहीं आधार मामले में कुल 38 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद निर्णय आया था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद यूं तो करीब 206 साल पुराना था। 1813 में कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले राम मंदिर था। बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़कर 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने कराया था। आज़ाद भारत में इस विवाद पर कानूनी जंग की शुरुआत उस समय हुई जब 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने पहला मुकदमा, जिसका नियमित वाद संख्या 2/1950 था, फैजाबाद के जिला अदालत में दायर किया तथा रामलला के पूजा अर्चना की विशेष अनुमति की मांग के साथ वहां से मूर्ति हटाने के न्यायिक रोक की भी मांग की। चूंकि अयोध्या के विवादित जमीन पर 23 दिसंबर 1949 को कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद में घुसकर उसके केंद्रीय स्थल पर कथित तौर पर एक रामलला की मूर्ति रख दी तथा वहां पूजा अर्चना शुरू कर दिया। तदुपरांत मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। इस मूर्ति को हटाने के लिए कई मुस्लिम संगठनों ने न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। गोपाल सिंह विशारद तत्कालीन गोंडा जिला, वर्तमान में बलरामपुर जिला के निवासी तथा हिंदू महासभा गोंडा के जिलाध्यक्ष थे। इसके पूर्व ब्रिटिश सरकार के समय में अयोध्या विवाद को लेकर वर्ष 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की अदालत में बाबरी मस्जिद के साथ लगती जमीन पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति कोर्ट से मांगते हुए याचिका दायर की थी, परंतु उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। 1886 में पुनः याचिका दायर की गई, जो पुनः एक बार खारिज हो गई। वर्ष 1936 में शिया मुस्लिम संगठनों की ओर से बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक का दावा किया गया था। शिया मुसलमानों का कहना था कि चूंकि मीर बाकी, जिसने मस्जिद बनाई, शिया मुसलमान था तथा बाबर का सेनापति था, इसलिए मस्जिद पर शियाओं का मालिकाना हक साबित होता है। धीरे धीरे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्तर को लेकर न्यायालय में जाने तथा दावा करने वालों की संख्या बढ़ती गई। आज़ादी के बाद 17 दिसंबर 1959 में एक और पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ने भी विवादित स्थल को उनके पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। इसके लगभग 2 वर्ष बाद 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 5 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला अदालत ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी। ताले दोबारा खोले गए और नाराज मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य बाबरी मस्जिद केस को डिफेंड करना था। इसके गठन में मुख्य भूमिका सैयद शहाबुद्दीन तथा इमरान बुखारी ने निभाई थी। मुकदमा दायर होने का सिलसिला जारी रहा और इस विषय पर 5वां मुकदमा 1 जुलाई 1959 को भगवान राम लला विराजमान नाम से दायर किया गया। इसी बीच
1984 से ही बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने तथा जिसे राम जन्मस्थान कहा जा रहा था को स्वतंत्र करने व एक विशाल मंदिर निर्माण हेतु एक बड़ा अभियान छेड़ रखा था। लाल केश आडवाणी की जो रथ यात्रा हुई थी वह भी इस विषय पर काफ़ी चर्चित रही। 9 नवंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार ने एक बार फिर सन 1986 के बाद बड़ा फैसला लिया तथा बाबरी मस्जिद के पास शिलान्यास की इजाज़त दे दी। सन 1990 में कारसेवा हेतु अयोध्या में इकट्ठा कारसेवकों पर सुरक्षा कारणों से पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें कुछ कारसेवकों की मृत्यु भी हो गई। इस घटना ने उत्तर प्रदेश सहित देश की राजनीति को धर्म तथा जाति के आधार पर बड़ा ही विभाजित कर दिया। 1991 आते आते कल्याण सिंह की सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। पुनः 6 दिसंबर 1992 में एक बड़ी घटना घटित हुई तथा हजारों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया और केवल ढहाया ही नहीं बल्कि जल्दीबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर का निर्माण भी कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ मुकदमा भी चला तथा उन्हें एक दिन के प्रतीकात्मक कारावास की सजा भी सुनाई गई। ढांचे के विध्वंस के लिए 16 दिसंबर 1992 को जस्टिस एम.एस. लिब्राहम की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ जिसने 17 साल बाद सन 2009 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद लगातार चलता रहा। अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की तथा लंबी सुनवाई के बाद 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए तथा सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दे दिया जाए और बाकी एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए दे दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद इस मामले से जुड़े अन्य पक्षकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 9 मई 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगा दी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में यूं तो बहुत सारे लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थीं, परंतु इसके जो मुख्य पक्षकार थे वो 3 ही थे। ये जो 3 मुख्य पक्षकार थे उसमें पहला रामलला विराजमान, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक मामले में 8000 पेजों को अंग्रेजी में अनुवाद कराने तथा संबंधित सभी दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करके उसे हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का सर्वप्रथम आदेश दिया। यह विवाद भले ही वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, मगर इस मामले से जुड़े संबंधित दस्तावेजों को निचली अदालत व हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में 3 साल लग गए। इतना ही नहीं, इस मामले से जुड़े 7 भाषाओं के करीब हजारों पेज के दस्तावेज का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद न हो पाने की वजह से मामले की सुनवाई कई बार लटकी। सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में करीब 11 बार आदेश जारी करने पड़े। तब 8 सालों में सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनुवाद कराकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत
अयोध्या विवाद पर 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को आपसी सहमति से इस विवाद का हल निकालने की सलाह दी तथा कोर्ट को मामले में मध्यस्थता करने की भी पेशकश की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि चूंकि यह मामला लोगों के आस्था से जुड़ा है तो इसका हल अगर लोग आपसी बातचीत से यानी पक्षकार आपसी बातचीत से निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा और अगर वे चाहें तो इस मामले में मध्यस्थता के लिए किसी जज को हम नियुक्त भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मामले में मध्यस्थता का प्रयास नहीं हुआ या सुलह समझौते का प्रयास नहीं हुआ। इस मामले में मध्यस्थता का प्रयास हुआ पर हर बार यह विफल हो गया। मामले की सुनवाई अंततः प्रारंभ हुई परंतु इसमें समय समय पर कई बाधाएं भी आईं। कभी बीच में चुनाव आ गया तो कभी दस्तावेजों का अनुवाद भी इसमें समय समय पर बाधक बना और अंततः 6 अगस्त 2019 से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया। मामले के मुख्य पक्षकारों में रामलला विराजमान की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट के पराशरन तथा CS वैद्यनाथन, निर्मोही अखाड़ा की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट सुशील कुमार जैन तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट राजीव धवन, मीनाक्षी अरोड़ा, मोहम्मद निजाम पाशा और शेखर नाफड़े ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला 8 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के 9 मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HS कपाटिया, जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस P सदाशिवम, जस्टिस RM लोढ़ा, जस्टिस HL दत्तू, जस्टिस TS ठाकुर, जस्टिस JS खेहर तथा जस्टिस दीपक मिश्रा एवं साथ ही जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले को CGI के रूप में कभी न कभी सुना। इसके अतिरिक्त 29 जज ऐसे भी थे जिन्होंने इस मामले को निश्चित रूप से सुनवाई की या वे सुनवाई में शामिल रहे। अंततः चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं, जिसमें मैं यह वीडियो आज शूटिंग कर रहा हूं, की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस गोगोई के अतिरिक्त जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण तथा जस्टिस S. अब्दुल नजीर शामिल थे, ने 40 दिनों तक चली लंबी मैराथन सुनवाई के बाद 1045 पेज का अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित जमीन पर सिर्फ रामलला विराजमान का अधिकार है। न्यायालय के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक का दावा और प्रतिकूल कब्जा साबित करने में नाकाम रहा है। साथ ही न्यायालय ने निर्मोही अखाड़े की सेबेट के अधिकार की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर हर कोई इस अहम पल का गवाह भी बनना चाहता था। इसलिए फैसले के दिन कोर्ट रूम में सुबह 9 बजे से ही वकीलों की भारी भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई। वास्तव में यह पहला मौका था जब वकीलों तथा मीडिया कर्मियों की भीड़ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़कर कोर्ट रूम के अंदर चली गई या दाखिल हो गई। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सभी न्यायाधीश कोर्ट रूम में दाखिल हुए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाना शुरू किया। जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए कहा, निर्मोही अखाड़े का मुकदमा समय सीमा के आधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए उसे खारिज किया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जन्मभूमि न्यायिक व्यक्ति नहीं है, देवता की मूर्ति न्यायिक व्यक्ति हो सकती है।
मगर जन्मभूमि को न्यायिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि विवादित ढांचे के नीचे खुदाई में मिले अवशेष मंदिर के ही थे, इसे झुठलाया तो नहीं जा सकता। हालांकि एएसआई की रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था, अर्थात मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई सबूत नहीं है। परंतु न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मस्जिद को खाली जगह पे नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय में जो प्रमुख बिंदु रहे वह इस प्रकार रहे। पहला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो महत्वपूर्ण बात कही वह यह है कि अयोध्या का 2.77 एकड़ में फैला जो पूरा विवादित स्थल है वह राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि केंद्र सरकार मंदिर के निर्माण के लिए 3 महीने में योजना तैयार करे, निर्माण के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाया जाए तथा ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। न्यायालय ने आगे कहा कि 1992 में मस्जिद का ढहाया जाना कानून का उल्लंघन था, अर्थात मस्जिद को ढहाए जाने को न्यायालय ने कानून का उल्लंघन माना। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए न्यायालय ने 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने की भी बात कही। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या जिले, जो वर्तमान में अयोध्या जिला है, उसके धन्नीपुर में 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन भी सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है। न्यायालय ने आगे कहा कि 1949 में मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे जो प्रतिमाएं रामलला की रखी गई थी वह भी एक गलत और अपवित्र काम था। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी। एएसआई के मुताबिक ढहाए गए ढांचे के नीचे इस्लामी ढांचा नहीं था, परंतु एएसआई यह तथ्य स्थापित नहीं कर पाया कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी या मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाई गई थी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। न्यायालय ने निर्णय में आगे कहा कि हिंदुओं का यह मानना कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ निर्विवाद है। हमें हिंदुओं तथा मुसलमानों की आस्था पर विश्वास है, लेकिन मालिकाना हक को धर्म, आस्था या किसी के विश्वास के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य बताते हैं कि विवादित जमीन का बाहरी हिस्सा हिंदुओं के अधीन था तथा हिंदू विवादित ढांचे के बाहरी हिस्से में पूजा करते थे। मुस्लिम पक्ष यह स्थापित नहीं कर पाया कि अंदर के आंगन में उनके पास कब्जे का हक रहा। इस बात के सबूत हैं कि हिंदू विवादित स्थल के प्रांगण में 1857 से ही जाते थे। आगे न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को गलत बताया तथा न्यायालय ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटकर हर पक्ष को 1/3 हिस्सा दिया जाना बिल्कुल गलत है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटकर पक्षकारों को दिया जाने का था उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना और न्यायालय ने यह कहा कि यह कोई बंटवारे का मुकदमा नहीं था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को बांट दिया। आगे निर्णय को बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सिया वक्फ बोर्ड का दावा विवादित ढांचे पर था, इसे खारिज किया जाता है। निर्मोही अखाड़े का जन्मभूमि के प्रबंधन का दावा भी खारिज किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिया वक्फ बोर्ड के विवादित ढांचे पर दावे को भी खारिज कर दिया तथा निर्मोही अखाड़े के दावे को जो वह जन्मभूमि के प्रबंधन पर दावा कर रहा था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर न्यायालय का निर्णय बड़ा ही ऐतिहासिक रहा। इस विवाद में अहम ऐतिहासिक फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसले के पूर्व
विवाद के 88 गवाहों और 533 सबूतों का, जैसा बताया गया है, गहन अध्ययन किया। प्रस्तुत सबूतों का अध्ययन जिस बारीकी से किया गया, उसकी तुलना सुप्रीम कोर्ट ने आकाश में उड़ रहे पक्षी द्वारा आंख से जमीन पर मौजूद वस्तुओं को देख लेने की क्षमता से किया। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र अपने निर्णय में एक पैराग्राफ में बाकायदा किया और उसका नाम दिया सबूत अर्थात प्रूफ अ बर्ड आई व्यू। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने निर्णय में एक पैराग्राफ का नाम बाकायदा सबूत अर्थात प्रूफ अ बर्ड आई व्यू लिखकर किया है। इस मामले में निर्णय पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस टुडे के सिद्धांत का सहारा लिया तथा कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय न्यायालयों ने इस अवधारणा का उपयोग व्यापक रूप से केवल 2 मामलों में किया है। पहला मामला नामदेव लोकमन लोधी बनाम नर्मदा बाई का मामला था तथा दूसरा मामला मुरारी लाल बनाम देवकरन का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का सही प्रयोग किया था। न्यायालय ने आगे कहा कि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू करने में और मामले के निपटारे के लिए तथा कानूनी अधिकारों के विवाद का फैसला करने के लिए एक अदालत अपनी जिम्मेदारी को महज इसलिए नहीं खत्म कर सकता कि मामले के तथ्य मौजूदा कानून के तहत खुद को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। विभिन्न कानूनी प्रणालियों से कानूनी सिद्धांतों का सहारा लेने के बाद भी यदि किसी मामले में निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता है, तो एक जज न्याय को सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों के बीच समानता, न्याय व अच्छे विवेक अर्थात जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का सिद्धांत लागू कर सकता है और यह न्याय अक्सर भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत निकली अदालत की शक्तियों से ही संभव है, जो कानूनी रूप से टिकाऊ और न्यायपूर्ण है। वास्तव में संविधान का आर्टिकल 142(1) सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 142(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। अंततः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आर्टिकल 142 की शक्तियों का प्रयोग करके इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया। इस मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में कुछ ऐसे बिंदु अवश्य हैं जिसे लॉ का स्कॉलर होने के नाते मैं कह सकता हूं कि इन बिंदुओं पर न्यायिक दृष्टिकोण के साथ शोध संभव है और इन बिंदुओं पे शोध किया भी जाना चाहिए। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए। अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।